गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 विज्ञान का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तीसरा पाठ है हमारा पदार्थों का पृथक्करण। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने मिश्रण और मिश्रण के प्रकार के बारे में जाना था, अभ्यास प्रश्न किए थे, कुछ जो टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न थे वे हमने किए थे और इसके साथ साथ तत्व और यौगिक के बारे में जाना था। आज की इस पार्ट में हम देखेंगे कि पदार्थों का पृथक्करण हम किस विधियों से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की विधियों के बारे में जानेंगे, फिर अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि जानेंगे, फिर घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि जानेंगे और उसके बाद दो अमिश्रीय द्रवों को पृथक करने की विधि जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण के बारे में बता दिया था कि मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करने की विधि को पृथक्करण कहते हैं, यानी जो मिश्रण में 2 या 3 चीज़ मिली हुई हैं उन्हें अलग करने की विधि पृथक्करण की विधि कहलाती है। तो पहली विधि है आपकी ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना, यानी मान लीजिए 2 या 3 ठोस आपस में मिले हुए हैं तो उनको हम कैसे कैसे पृथक करेंगे। तो इसमें पहली विधि है फटकना या ओसाना। आपको फटकने के बारे में पता है क्योंकि आप गांव से रिलेटेड है। आपकी मम्मी या आपकी दादी जो है छाछ लेकर उससे फटकती हैं, उससे फटकती हैं छाछ लेकर। तो आपने उसमें क्या होता है, जो ठोस कण होते हैं वे पीछे रह जाते हैं और हल्के कण जो है भारी हो जाते हैं। इस विधि से आप फटक के ठोस को ठोस से अलग कर देते हैं। आपने देखा होगा छाछ में जो होती है गेहूँ पीछे रह जाती है और जो कबाड़ा होता है वो आगे निकल जाता है। तो इस विधि से ठोस को, यानी कि गेहूँ जो अगर आप साफ़ करेंगे तो गेहूँ से जो उसकी लकड़ी सी होती हैं उनको अलग किया जा सकता है। दूसरी विधि है ओसाना विधि। आपने देखा होगा पंखा चलाकर उसको उड़ाते हैं, पंखा चलाकर और उसके आगे गेहूं डालते हैं या कोई भी चीज़ डालते हैं तो जो भूसा होता है वो निकल जाता है और बाकी चीज़ हमारा नीचे गिर जाता है। ये विधि भी गांव में ज़्यादातर यूज होती है। पृथक्करण की इस विधि को ओसाना कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, भूसायुक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़े होकर गिराता है जिससे भारी गेहूँ के कण उसके पास गिरते जाते हैं और हल्का भूसा हवा से उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है। आपने देखा होगा इस तरह से किसान जो है पीछे पंखा चला देते हैं और गेहूं को इस तरह से ओसाना विधि द्वारा अलग कर देते हैं भूसे से। तो ये भी आपकी ठोस से ठोस को पृथक करने की विधि है। तीसरी विधि होती है थ्रेशिंग। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको थ्रेशिंग विधि पता होगी। जब हम धान काटते हैं तो धान को उसके जो पुराली होती है उससे अलग करने के लिए धान को लकड़ी के पट्टों पर पीटा जाता है। तो इस विधि से भी ठोस से ठोस को अलग किया जाता है, यानी अन्न कणों को, पके हुए अन्न कण जो होंगे पौधे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग विधि कहते हैं। नेक्स्ट विधि आपकी बीनना। बीनना आपने देखा होगा, आपकी दादी अम्मा या आपकी मम्मी जो होती हैं जब दाल को बीनती हैं, यानी कि दाल में से कंकड़ पत्थर सारे एक एक करके निकालते रहते हैं, यानी जो अनुपयोगी चीज़ होती हैं, अशुद्धि जो होती हैं उनको अलग किया जाता है। इन्हें हाथ से बीनकर पृथक कर लिया जाता है। इस क्रिया को बीनना कहते हैं। ये भी ठोस से ठोस को पृथक करने की एक विधि है। नेक्स्ट विधि है चालना। चालना विधि भी आप अच्छी तरह जानते हैं। जब आप प्लास्टर कराते हैं तो रेत को छानने के लिए एक छन्ना लाया जाता है जिससे रेत छनता है, तो उससे बारीक कण अलग हो जाते हैं और जो मोटे कण हों वे आपके अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को चालना कहते हैं। इस प्रक्रिया में भिन्न भिन्न आकार के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न आकार और आकृति के छिद्र वाले चलना प्रयोग किए जाते हैं। या आप ये कह सकते हैं जब आटा छानते हैं तो उसमें भी छलनी का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो बारीक आटा है वो नीचे निकल जाता है और मोटा आटा जो है वो आपका ऊपर रह जाता है। ये आपकी चालना विधि हुई। नेक्स्ट विधि है आपकी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है, इसमें जो है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपके गर्म करने पर द्रव में नहीं बदलते, सीधे के सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस में बदल जाती है। तो इस विधि को ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन विधि से आयोडीन, नौसादर, नेप्थलीन को अन्य मिश्रणों से अलग किया जाता है। उनको गर्म कर दिया जाता है, जो हमें अलग करना है उसकी वाष्प बनकर उड़ जाएगी, फिर वाष्प को इकट्ठा कर लेंगे और वो जो आपका सॉलिड आपका मिल जाएगा। तो इस विधि को ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं।
तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे अब हम। ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की कौन सी विधि है? पहली फटकना या ओसाना आपने पढ़ ली, दूसरी चालना, तीसरी थ्रेसिंग, उदरपातन और बीनना। उदरपातन का याद रखना है आपको कि उदरपातन विधि में अब ये प्रश्न आ जाता है कि उदरपातन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए, यानी कि बिना पानी बने सीधे वाष्प में बदल जाता है, बिना द्रव में बदले ही, तो और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाती है। इस विधि को उदरपातन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऐसे पदार्थों के नाम लिखे जिनमें उदरपातन की क्रिया होती है। तो वे पदार्थ कौन कौन से हैं आपके? कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन, ये आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। अच्छा, नेक्स्ट आता है, गेहूं से भूसा पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आप गेहूं से भूसा कैसे पृथक करेंगे? आप फटकने से भी कर सकते हैं और ओसाना विधि से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो द्रव में घुलते नहीं, लेकिन वे द्रव में होते हैं, इसलिए उन्हें कैसे कैसे हम अलग कर सकते हैं। इसकी दो विधि हैं, तलछटीकरण और निथारना। तलछटीकरण का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने बालू ली और आपने पानी में घोल ली, तो बालू तो आपकी ठोस हुई और पानी आपका द्रव हुआ, तो उसमें घुलती नहीं है। तो क्या काम करेंगे? उसको जो का तो नुई रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो क्या होगा? थोड़ी देर में बालू के कण उसकी तली में बैठ जाएंगे। इस प्रक्रिया को कहेंगे तलछटीकरण। और फिर उसको ऊपर से पानी हम निकाल लेंगे, तो इसे कहते हैं निथारना। यानी बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करने के तलछटीकरण और पानी को पृथक करने को निथारना कहते हैं। तलछटीकरण अथवा निथारने क्रिया द्वारा ठोस और द्रव के उन्हीं मिश्रण घटों पृथक किया जाता है जो द्रव में अघुलनशील हों और भारी होने पर उनकी पैदी में बैठ जाते हैं। इससे वही यूज करें पृथक किए जा सकते हैं जो ठोस होते हैं और ठोस होने के बाद वे तली में बैठ जाएं। जब तली में बैठ जाएंगे तो आप उनको तलछटीकरण और उससे निकाल देंगे। अच्छा, दूसरी विधि है आपकी छानना। आप छानने से भी उसको निकाल सकते हैं। मान लें फल और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीज होते हैं, मान लें रस है कोई, उसमें बीज भी है, तो हम क्या करेंगे? हम उसे छानेंगे। तो छानने से क्या होगा? आपका जो ठोस पदार्थ है जो घुल नहीं रहा उसमें, वो अलग हो जाएगा। इसी तरह आप चाय पीते हैं, तो चाय के लिए क्या करते हैं? चाय द्रव है और उसमें चाय की पत्ती जो है सॉलिड है, ठोस है, तो आप उसको क्या करेंगे? चाय को आप छान लेंगे, जिससे वो आपकी अलग हो जाएगा। इसके लिए आप फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बारीक कण है तो फिल्टर पेपर से आप इसे छान सकते हैं। एक पेपर आता है फिल्टर पेपर, उसमें बहुत बारीक बारीक कण निकल जाते हैं। नेक्स्ट विधि होती है आपकी अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि आपने घर में देखी होगी। आपकी मम्मी दूध को मथती है, तो क्या होता है? दूध में और मक्खन में, मक्खन तो मोटा हुआ, वो सॉलिड हो गया, और दूध आपका लिक्विड हो गया। तो क्या होता है? जब मथानी घूमती है तो जो हल्के कण हैं वे तो आपके बीच में आ जाते हैं और जो भारी कण है वे चारों तरफ हो जाते हैं, यानी कि मक्खन चारों तरफ हो जाता है। घरों में दही और मथनी से फेंटकर मक्खन और छाछ को पृथक करके अथवा डेयरी में दूध से मक्खन को पृथक करते हैं। दूध में चिकनाई के हल्के कण निलंबित होते हैं। दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा स्पीड से घुमाया जाता है, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं। दूध के भारी कण तली की ओर आ जाते हैं, हल्के कण यानी मक्खन के बर्तन में ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें आप अलग कर लेते हैं। ये प्रक्रिया आपके घर में रोज होती है। नेक्स्ट आता है घुलनशील पदार्थों, ठोस पदार्थों से। अब ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो द्रव में घुल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, तो उन्हें कैसे अलग करें? भाई हमने पढ़ा कि अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करना। अब हम पढ़ेंगे घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग कैसे किया जाता है। तो घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से करने के लिए सबसे पहली विधि है वाष्पन विधि। मान लीजिए वाष्पन विधि क्या है? आपने एक बर्तन लिया, उसमें नमक घोल लिया, तो जब आप नमक घोल लेंगे तो नमक जो है आपका उसमें घुल जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। अब उसे नमक को अलग कैसे करें? हम क्या काम करेंगे? उसे गर्म करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा? थोड़ी देर में सारा का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और बीकर में आपका नमक शेष रह जाएगा। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? हमारा वाष्पन। और यह क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी वाष्पीकरण। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। इसी विधि से आप समुद्र जो होता है, समुद्र से नमक को प्राप्त करते हैं। यानी नमक में भी
पानी को बड़ी बड़ी क्यारियों में रख देते हैं और उसमें जो है वाष्पन होता रहता है और कुछ समय बाद वहाँ नमक ही नमक बचता है, पानी आपका उड़ जाता है। नेक्स्ट विधि है आपकी आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप किसी बर्तन के ऊपर प्लेट रखते हो तो उसमें भाप बनकर उसमें पानी की बूंदें जमा हो जाती है प्लेट के ऊपर। अब उन प्लेट को पानी की बूंद थोड़ी देर में जो वाष्प होती है वो द्रव में बदल जाती है, तो इस विधि को वाष्पन विधि कहते हैं। आपने देखा गर्म करने पर केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। मान लें केतली है, केतली के ऊपर आप इस तरह से ढक्कन लगा दीजिए केतली पर, तो यह द्रव बूंद बूंद कर बीकर में इकट्ठी हो जाती है। भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं और फिर से द्रव में कहते हैं। तो द्रव का वाष्पन करेंगे तो वाष्प बन जाएगी और वाष्प को जब आप ठंडा करेंगे तो हो जाएगी आपकी संघनन। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की क्रिया को आसवन कहते हैं। इस विधि से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब किसी भी चीज़ के क्रिस्टल बन जाते हैं। एक बीकर में आधे भाग में अधिक पानी भरें आप, इसमें फिटकरी को तब तक घोलते गए जब तक कि पानी में फिटकरी घुलना बंद ना हो जाए। आप फिटकरी लेंगे उसमें घोलना शुरू कर देंगे, ऐसे विलयन को कहेंगे संतृप्त विलयन। अब इस घोल को गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा, फिटकरी की जल में विलयनता बढ़ जाएगी और ज़्यादा घुल जाएगा, अर्थात फिटकरी की कुछ और मात्रा जल में घुल जाती है। अब इस घोल को बिना हिलाए ठंडा करें, क्या होगा, ठंडे करने पर फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं, यानी कि क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टल बनाकर आप उसे अलग कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक किन किन विधियों से करते हैं। तो पहली विधि है तलछटीकरण और निथारना और दूसरी है आपकी छानना। नेक्स्ट प्रश्न है अपकेंद्रण को एक उदाहरण देकर समझाइए। अपकेंद्र मैंने बताया था कि मथनी से आप करते हैं। जब दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं, तो इस प्रक्रम को अपकेंद्रण कहते हैं। दूध के भारी कण क्या होते हैं, तली की ओर आ जाते हैं, जबकि हल्के कण मक्खन जो होता है बर्तन में ऊपर आ जाते हैं, इसे पृथक कर लेते हैं। तो इस विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की कौन सी विधि है। तो वो कौन सी होगी, वाष्पन। अगर वो घुला हुआ है तो पता तो चलेगा नहीं, तो वाष्पन विधि से इसे अलग किया जा सकता है। आसवन किसे कहते हैं, किसी द्रव से वाष्पीकरण, पहले द्रव से वाष्प बनाओ और वाष्प को ठंडा कर लो, यानी संघनन कर लो। संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वाष्पीकरण की क्रिया क्या है, यानी वाष्पीकरण का मतलब किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। कोई भी द्रव है अगर वो वाष्प में परिवर्तित होता है तो इसे क्या कहेंगे, वाष्पन, और यह क्रिया कहलाएगी आपकी वाष्पीकरण। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को किन विधियों से पृथक करते हैं, यानी कि द्रव में जो ठोस पदार्थ घुल नहीं रहे, जैसे आपका पानी में रेत, तो उसे क्या करेंगे, तलछटीकरण और निथारना या छानना और अपकेंद्रण विधि से आप अलग कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका दो अमिश्रीय द्रवों को पृथक करना। दो आपके द्रव हैं जो आपस में मिले हुए नहीं हैं, तो उन्हें हम कैसे अलग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पानी और मिट्टी के तेल को ले लेंगे। पानी जो है ऊपर रह जाएगा और मिट्टी का पानी नीचे रह जाएगा, मिट्टी का तेल उसके ऊपर हो जाएगा। इस मिश्रण को पृथककारी कीप में डालेंगे, हिलाकर स्थिर होने देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, दो परत बन जाएंगी, नीचे पानी ऊपर मिट्टी का तेल। तो पानी को क्या करेंगे, मिट्टी के तेल को ऊपर को आप उतार लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। एक विधि है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये क्या होती है, मान लीजिए किसी चीज़ में चुंबक लोहे के कण मिले हुए हैं, उन्हें कैसे करेंगे, उसमें हम चुंबक घुमा देंगे, तो उससे चुंबक जो है लोहे के कण उससे चुंबक से चिपक जाएंगे और आपके सारे अलग हो जाएंगे। यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा बड़े बड़े कारखानों में रद्दी मिश्रण में जो रद्दी होता है उनमें लोहे के अवयवों को पृथक किया जाता है। एक विधि होती है आपकी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है आपको नीले रंग की दिखा रही है, लेकिन वास्तव में नीले रंग की नहीं होती, वो बहुत सारे रंगों से मिलके बनी होती है। तो अलग अलग रंगों को अलग अलग करने की विधिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्याही जो होती है आपकी नीले रंग की होती है, लेकिन वास्तविक में यह स्याही कई रंगों से मिलकर बनती है। तो रंगों के जो पृथक्करण की विधि होती है उसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। संघनन किसे कहते हैं, भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने की किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो ये क्या होता है, जब अलग अलग रंगों को अलग अलग करेंगे तो वो विधि होती है आपकी क्रोमेटोग्राफी। तलछटीकरण और निथारने की प्रक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आप तलछटीकरण आप कैसे करेंगे? बालू और रेत के मिश्रण को बालू से अलग करना क्या कहलाता है? आपका तलछटीकरण। और पानी को पृथक करना क्या कहलाता है? आपका निथारना। नेक्स्ट आपका संतृप्त विलयन को एक उदाहरण, ये मैंने बताया था कि बीकर में आप फिटकरी भर लो और फिटकरी को घोलते रहो तो जो विलयन बनेगा आपका वो संतृप्त विलयन होगा। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक के बाद में दिए हुए हैं। पहला है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। शुद्ध पदार्थ वे हैं, किन्हें कहते हैं शुद्ध पदार्थ? इसमें जो खाने में शुद्ध हो? नहीं। जिन्हें छानकर वाष्पित करके पृथक किया जा सके? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, यानी जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के होंगे उसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। तो इसमें तीसरे पर आप निशान लगा लेंगे। दूसरा प्रश्न है, वायु है। वायु क्या है? शुद्ध पदार्थ? शुद्ध तो है नहीं, क्योंकि कई गैसों से मिलकर बनती है। समांगी मिश्रण? हाँ, समांगी मिश्रण हो सकता है, क्योंकि सारी गैस अलग अलग हमें नहीं चमकती। तो इसमें समांगी मिश्रण पर निशान लगा लेंगे। नेक्स्ट है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। तो किस विधि से करेंगे? भाई लोहे को अगर अलग करना है तो उसके लिए हमें चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाएगा। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान जो आपको करने हैं। तो मैंने रिक्त स्थान इसमें भर दिए हैं। पहला है, विधि द्वारा क्रीम से पृथक किया जाता है। तो कौन सी विधि होती है? अपकेंद्रण। तो आप इसमें अपकेंद्रण लगा देंगे। दूसरा है, कपूर और साधारण नमक का मिश्रण किस विधि से करेंगे? अगर कपूर और साधारण नमक है तो हम ऊर्ध्वपातन विधि से करेंगे कि कपूर जो है आपका उड़ जाएगा और नमक आपका रह जाएगा। के छीलन के मिश्रण को चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। चुंबक को किसे होगा? लोहे की छीलन को। उसके बाद नमक और पानी के मिश्रण से नमक कैसे करेंगे हम? वाष्पन विधि द्वारा। और आसवन विधि से भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये आपके हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है आप सत्य और असत्य। क्या है आपका? नदियों के जल के तलछटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। सही बात है, तलछटीकरण करेंगे तो अशुद्धियाँ आपके नीचे बैठ जाएंगी और हम पानी पी लेंगे। चावल के कण महीन छेद वाली छलनी से छान कर पृथक कर लिए जाते हैं। नहीं, चावल को तो हम ऐसे नहीं करते, गलत है। समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है, ये आपका सही है। शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं। शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के अणु होते हैं, ये भी आपका सही है, इसमें गलत लिखा हुआ है। चीनी का शरबत विषमांगी है, ये आपका गलत है, समांगी होता है। क्रोमेटो विधि से रंगों का विभेदीकरण करते हैं, ये आपका सही है। नेक्स्ट आता है आपका, यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नलिखित है तो आपको पृथक्करण की विधि का नाम बताना है। दूसरे अवद्रव्यों से भारी है, यानी मिश्रण में दूसरे अवयव से भारी है तो आप फटकना और ओसाना विधि का यूज कर सकते हैं। दूसरे द्रवों से बड़ा है, अगर बड़ा है तो क्या करेंगे? चालना और बीन कर आप अलग कर सकते हैं। दूसरे अवयवों से आकृति और रंग में भिन्न है तो उसे भी आप बीन कर सकते हैं। एक पाली में घुलनशील और दूसरा अघुलनशील है तो कौन सी विधि यूज करेंगे हम? निथारना या छानना। एक अवयव तैरता है दूसरा अवयव डूब जाता है तो इसे कौन सी विधि से करेंगे? आसवन विधि से। इस तरह से ये आपका पूरा पाठ कंप्लीट हुआ। सभी प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिए। धन्यवाद।